नमस्कार, मैं हूं अनीता और आप देख रहे हैं मैं भी भारत का न्यूज बुलेटिन आदिवासी डेली। हम लेकर आते हैं आदिवासी भारत से जुड़ी बड़ी खबरें। आज के बुलेटिन में आपको दिखाएंगे छत्तीसगढ़ में पुलिस कैंप के विरोध में लामबंद हजारों आदिवासी, आरक्षण पर 380 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू। त्रिपुरा में टिपरा मोथा ने की 42 उम्मीदवारों की घोषणा और उच्च शिक्षण संस्थानों में एसटी छात्रों का बढ़ा नामांकन। एमबीबी पोल में आदिवासियों को पद्म सम्मान मिलने पर करेंगे चर्चा। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। त्रिपुरा में आज नामांकन का काम पूरा, टिपरा मोथा ने की 42 उम्मीदवारों की घोषणा। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर आदिवासी करेंगे 380 किलोमीटर की पदयात्रा, राज्यपाल और मुख्यमंत्री से करेंगे बात। उच्च शिक्षण संस्थानों में 7 साल में एसटी छात्रों के नामांकन में करीब 50% की वृद्धि, सरकार का दावा। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में पुलिस कैंप के विरोध में हजारों आदिवासियों ने किया चक्का जाम। एमबीबी पोल में सामाजिक कार्यकर्ताओं और आदिवासी कलाकारों को पद्म सम्मान पर चर्चा। अस्मिता और अधिकार में बताएंगे छत्तीसगढ़ के लोक पर्व छेरछेरा के बारे में। और अब खबरें विस्तार से। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से, और खबर है त्रिपुरा से। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 16 फरवरी को मतदाता अगले 5 साल के लिए सूबे की नई सरकार चुनने के लिए मतदान करेंगे। नतीजे 2 मार्च को आने हैं। राज्य में आज नामांकन का आखिरी दिन है। उससे पहले राज्य के सभी दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। टिपरा मोथा ने भी 42 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी की। किसी भी अन्य पार्टी से गठबंधन फाइनल नहीं होने के बाद रविवार और सोमवार यानी 2 दिन में पार्टी ने इन उम्मीदवारों की घोषणा की। दरअसल चुनावों को देखते हुए राज्य की प्रमुख आदिवासी पार्टी टिपरा मोथा ने राज्य की सभी पार्टियों से गठबंधन की बात की थी, लेकिन गठबंधन की कोशिश में असफल होने के बाद पार्टी ने अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। रविवार को ही बीजेपी ने भी त्रिपुरा की 55 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री माणिक साहा ने साफ किया कि बीजेपी और आईपीएफटी के बीच 2018 की तरह ही इस चुनाव में भी गठबंधन जारी रहेगा। हालांकि 2018 में आईपीएफटी ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार उसे सिर्फ 5 सीटें मिली हैं। वहीं लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन पहले ही अपनी उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुका है। वाम मोर्चा ने त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों में से 47 के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। वहीं 13 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ी गई। लेफ्ट की 47 सीटों में से सीपीआईएम 43 पर चुनाव लड़ेगी, जबकि अन्य वामपंथी सहयोगी सीपीआई, आरएसपी और फॉरवर्ड ब्लॉक एक एक उम्मीदवार खड़ा करेंगे। उम्मीदवारों की घोषणा होते ही ये साफ हो गया कि राज्य में त्रिकोणीय चुनाव की स्थिति बन गई है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने भी त्रिपुरा में 22 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। और इस खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए अगरतला से जुड़ रहे हैं एमबीबी संवाददाता सेलेन। टिपरा मोथा ने 42 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। वहां 20 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। टिपरा मोथा को उसी इलाके की पार्टी माना जाता है, तो क्या चांस है कि टिपरा मोथा के इस चुनाव में क्या नॉन ट्राइबल इलाके में भी कुछ उम्मीद ये पार्टी कर सकती है? देखिए, एक बात तो है कि 20 जो रिजर्व सीट है, 20 रिजर्व सीटों में तो वहां पर मेजोरिटी यहाँ का जो जनजाति एसटी तिपरासा ही है। तो बाकी जो तिपरा मोथा जो 40 सीट छोड़ के जो 22 सीटों में कैंडिडेट दिया है, 22 सीटों में कुछ कुछ सीटें ऐसे हैं कि 30%, 40% जहाँ का यहाँ का जो जनजाति तिपरासा लोग है, 10% मुस्लिम वोटर है। ऐसे ऐसे मिला के मेजोरिटी अगर मुस्लिम। और एक बात और एक है कि तिपरा मोथा जो यहाँ का जो रीजनल पार्टी है, सिर्फ एसटी यहाँ का जनजाति तिपरासा को ही टिकट दिया। यहाँ तिपरा मोथा का जो चीफ है यहाँ का महाराजा प्रद्युत किशोर माणिक्य, उन्होंने एससी कम्युनिटी को भी टिकट दिया है, मुस्लिम कम्युनिटी को भी टिकट दिया है, हिंदुस्तानी कम्युनिटी को भी टिकट दिया है। तो बाकी जो जनरल एचसी जो सीट 40 सीट है, 40 सीटों से 22 सीटों में तिपरा मोथा का कैंडिडेट दिया है। तो 22 सीटों में कुछ कुछ ऐसा है कि मुस्लिम वोटर भी है, हिंदुस्तानी वोटर है, एससी वोटर है। अगर वो जो बाकी 22 सीट है, अगर वह वही वही सीट पे जो मुस्लिम
जो हिंदुस्तानी जो तिपरासा है और एससी कम्युनिटी अगर मिलजुल के तिपरा माथा को वोट दे देंगे तो निकल आएंगे तिपरा माथा का कैंडिडेट। और जहाँ और एक जो है जो 20 सीट यहाँ का जो तिपरासा जनजाति एरिया में की जो सीट है जो रिजर्व सीट है वहीं पे ऑलरेडी महाराजा का जो तिपरा मोथा कैंडिडेट दिया है। तो महाराजा तिपरा मोथा का मुद्दा जो मांगे है वो तो ग्रेटर त्रिपुरालैंड है। उसके साथ साथ महाराजा का डिमांड जो है यहाँ का जनजाति लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट है जो जो सांवैधानिक अधिकार है वो देने के लिए बात करता है। और एक बात है कि बीजेपी के साथ भी गठबंधन नहीं गया क्योंकि अ, तिपरा माथा को रिटर्न में कुछ मिला नहीं। ग्रेटर तिपलैंड को छोड़ के बाकी जो यहाँ का जो तिपरासा के जो संवैधानिक अधिकार जो है महाराजा का जो मांगे है वो राइट में नहीं मिला इसलिए अकेला लड़ने जा रहा है। तो शायद यहाँ का जो 20 सीटों में जो तिपरा माथा का कैंडिडेट दिया है तो शायद तिपरासा बुबग्रा की जो तिपरा माथा को ही वोट देंगे क्योंकि पिछले बहुत सालों से यहाँ का तिपरासा लोगों की जो रहने के लिए पानी घर जो भी है जो डेवलपमेंट है इतना ज्यादा नहीं हुआ। और एक बात है कि एडीसी एरिया में जो एसटी रिजर्व सीट है बहुत इंडस्ट्रियल नहीं है इसलिए जॉबलेस है यहाँ का जो युवा। और एक बात है कि एडीसी एरिया में जो एडीसी के लिए जो डेवलपमेंट फंड होते हैं इतना ठीक तरीके से फंड नहीं आते। जितना चाहे इतना फंड नहीं आते इसलिए एडीसी एरिया डेवलपमेंट नहीं हो पा। तो महाराजा का जो तिपरा था ग्रेटर तिपलान के बाद यही यही बोले कि अगर तिपरा में जो सरकार बनाए तो अगले सरकार बनाने के बाद तिपरासा की जो महाराजा का ग्रेटर तिपलान मांगे हैं वो दे देंगे। तो अगर यहाँ का जनजाति लोग महाराजा की बात सुन के तिपरा माथा को वोट देंगे तो शायद कुछ बन सकता है। सिलेन आईपीएफटी भी ट्राइबल पार्टी है और बीजेपी के साथ गठबंधन में है। पिछले चुनाव में बीजेपी और आईपीएफटी के गठबंधन को भारी बहुमत मिला था। इस बार क्या लगता है आपको? देखिए एक बात है कि त्रिपुरा आईपीएफटी का जो 5 सीटों में जो बीजेपी के साथ अलायंस होके जो 5 सीट में कैंडिडेट दिया है वो पूरा एसटी रिजर्व सीट ही है। तो एक तो है आईपीएफटी का जो सिटिंग एमएलए है सिर्फ 2 सीटों में ही लड़ाई कर रहा है और बाकी जो 3 सीट है वो आईपीएफटी का जो कैंडिडेट दिया है वो सब नया मतलब न्यू कमर है न्यू कैंडिडेट है। तो ये 5 सीटों में से एक सीट है जो 26 आसाम बारी जो कुछ दिन पहले जिसका निधन हुई थी कि आईपीएफटी का जो यहाँ का त्रिपुरा का कैबिनेट मिनिस्टर थे एनसी देवबर्मन उनकी बेटी को दिया है। तो एक न्यू कमर। और दूसरी बात ये है कि जो टाकरजोला सीट है और जो पिछले जो निधन हुए थे कैबिनेट मिनिस्टर एनसी देवबर्मा का थी टाकर सीट है। तो टाकर सीट में आईपीएफटी ने कैंडिडेट दिया है विधान देवबर्मा का जो नया वोटर है। तो एक एक ऐसा हो गया कि टाकरजोला जो असेंबली सीट है पहले एनसी देवबर्मा वहीं पे लड़ाई करके जीत के आया था वो जो असेंबली में। और एडीसी में टाकरजोला में लड़ाई करके जीत के आया है महाराजा प्रद्युत ने जो तिपरामौथा का चीफ जो है। तो टाकरजोला में एडीसी के एमडीसी है महाराजा प्रद्युत और असेंबली के एमएलए है जो कैबिनेट मिनिस्टर थी एनसी देवबर्मा। तो एक तो है कि एनसी देवबर्मा वहां से पिछले इलेक्शन में वही से लड़ाई करके असेंबली में आया तो एनसी देवबर्मा तो अभी नहीं है। तो नया करके और एक गया है जो विधान देवबर्मा। तो महाराजा खुद एडीसी में लड़ाई करके तिपरा माथा को लाया है। तो शायद टाकरजोला में महाराजा की जो तिपरा माथा की साइट ही बूट जाएंगे क्योंकि एनसी देवबर्मा जो लड़ाई करने के बाद टाकरजोला में इतना गया भी नहीं है जो वहाँ का लोकल लोगों के जो बयान है कि ज्यादातर गया नहीं है। और एक है 26 आश्रम बाड़ी। पहले 26 आश्रम बाड़ी में आईपीएफटी का जो सिटिंग एमएलए मेबर कुमार जमातिया थी जो पहले एक्स मिनिस्टर। तो ऑलरेडी मेबर जमातिया आईपीएफटी छोड़ के त्रिपुरा में चला आया। तो अभी नया करके आईपीएफटी ने एनसी देवबर्मा की बेटी को दिया है। तो एनसी देवबर्मा का बेटी पॉलिटिक्स में इतना ज्यादा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है क्योंकि वो नया करके अचानक से गया है। तो
पहले का जो एमएलए है मेपल कुमार जमातिया ऑलरेडी त्रिपुरा माथे में चला आया। तो अभी आश्रम बाड़ी में त्रिपुरा माथा से कैंडिडेट दिया है एडीसी का जो डेप्यूटी सीएम अनिमेष देवबर्मा को। तो एक तो है पहले जो एमएलए थे वो ऑलरेडी त्रिपुरा माथा में है। तो अभी जो नया करके जो 26 आश्रम बाड़ी में लड़ाई करने जा रहे हैं वो भी त्रिपुरा माथा का डिप्टी सीएम है। तो शायद आश्रम बाड़ी में भी त्रिपुरा माथा की पास ही वोट आएंगे। तो ऐसे करके और बाकी जो 3 सीट है बाकी जो 3 सीटों में नया और एक है नया जो शुक्लाचरण नुआतिया और दो है जो सिटिंग एमएलए जो प्रेम कुमार रिया और प्रेम प्रेम कुमार रिया जो कांचनपुर में है। तो शायद वही सीट अगर हो सके तो आईपीएफटी के पास चला आते हैं। लेकिन जो नया करके टाकरजोला 26 आश्रम बाड़ी जो है तो 5 सीटों में से 3 सीट शायद त्रिपुरा माथा के पास ही आ सकती है। सेलिन, क्या ये कहा जा सकता है कि इस बार के चुनाव का जो फोकस है वो जनजातीय समुदाय या जो इंडिजिनस पीपल हैं त्रिपुरा के वो हैं? एक्चुअली त्रिपुरा का जो 10वां चुनाव है सिर्फ 2023 का चुनाव नहीं, पिछले 2018 चुनाव में भी फोकस त्रिपुरा से ही है, यहाँ का जनजाति ही है। क्योंकि जो जिसको जो संगठन या जिस पार्टी को सरकार बनाना है वो डिपेंड करते हैं पूरा यहाँ का जनजाति वोटर में। 20 सीट रिजर्व है और बाकी कुछ सीट जो है कि डिपेंड करता है त्रिपुरा सब वोटर में, क्योंकि फैक्टर है त्रिपुरा सब वोटर में। तो इस बार भी ऐसे ही है। 2023 का जो चुनाव है, अगर किसी कोई भी पार्टी को सरकार बनाना है तो त्रिपुरा के ऊपर ही फोकस है। और एक एनालिसिस ऐसा कहते हैं त्रिपुरा में राजनीति में, अगर 2023 में बीजेपी भी सरकार बनाए साथ त्रिपुरा माथा को ही चाहिए, और कांग्रेस और सीपीएम भी सरकार बनाए साथ त्रिपुरा माथा को ही चाहिए। मतलब यहाँ का राजनीति एनालिसिस जो कहते हैं कि अगर 2023 में कोई भी सरकार बनाने के लिए महाराजा को साथ चाहिए चाहिए। और एक बात है कि कांग्रेस और सीपीएम का एक गठबंधन होके यहाँ पे 60 सीटों में उन लोगों ने कैंडिडेट दिया है। लेकिन अभी आज मतलब आज की डेट में ये भी खबर आ रहा है कि कुछ कुछ सीटों में कांग्रेस का रिजर्व दिया है, सीपीएम ने कांग्रेस को दिया है, फिर भी सीपीएम की तरफ से भी वही पे कैंडिडेट दे रहा है। मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा कुछ कुछ सीटों में। सेलिन, आपको इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या नजर आ रहा है? एक्चुअली देखिए, पिछले 2018 के इलेक्शन में भी ऐसे ही हुआ है कि त्रिपुरा में अभी जो युवा है जॉबलेस होल्डर बहुत सारा हो गया। मतलब यहाँ पे नौकरी ठीक तरह से नहीं हो रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया भी नहीं है। और खास करके एडीसी एरिया में जो यहाँ का तिपरासा जो युवा है, बहुत सारे युवा को ठीक तरीके से नौकरी नहीं मिल रहा। मतलब बेकार जो है, जॉबलेस जो है बहुत हो गया। एक तो है यूथ। मतलब यूथ, काफी सारे यूथ महाराजा को ही चाहती है, क्योंकि हम लोग यहाँ का त्रिपुरा में बहुत सारे जगह में जाते हैं, गांव में जाते हैं, लोगों के साथ बात करते हैं। यूथ जो है, पूरा यूथ त्रिपुरा माथा के साथ ही है। और यूथ को छोड़ के बाकी जो महिला है, बुजुर्ग लोग है, वो भी धीरे धीरे त्रिपुरा माता के साथ ही जा रहे हैं। क्योंकि 2018 इलेक्शन में भी ऐसा ही हुआ था कि बीजेपी और आईपीएफटी का सरकार बनाने के बाद, त्रिपुरा में आने के बाद नौकरी मिलेंगे, ये करेंगे। लेकिन त्रिपुरा आईपीएफटी बीजेपी के साथ अलायंस होके 2018 में त्रिपुरा में सरकार बनाए थे। लेकिन आईपीएफटी ने सरकार बनाने के बाद त्रिपुरा के लिए कुछ ज्यादा कुछ नहीं किया। मेरा बात नहीं, जो लोकल पीपल का बात है, ज्यादा कुछ नहीं किया। अभी भी हम अगर गांव में जाएंगे, लोगों को पूछेंगे तो यही बात जरूर बोलेंगे कि आईपीएफटी सरकार में रह के कुछ किया नहीं। तो शायद इस बार भी यही मुद्दा होगा कि जॉबलेस जो यूथ है, यूथ पूरा त्रिपुरा माता के साथ ही है। और एक बात है कि एजुकेशनल सिस्टम जो यहाँ त्रिपुरा में है, एडीसी एरिया और जनरल एरिया का स्कूल का नज़ारा अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत फर्क है। एक तो है एडीसी एरिया का स्कूल, जो कंस्ट्रक्शन ठीक है, स्कूल बना हुआ है, लेकिन सफिशिएंट टीचर नहीं है। और एक बात है कि स्टूडेंट में इतना सारा नहीं है, क्योंकि टीचर नहीं होने के कारण स्टूडेंट भी नहीं जा रहे। तो
एक तो है एजुकेशन और एक है जो बेरोजगारी। वो दोनों दोनों मुद्दा ही अगले इलेक्शन के लिए, इलेक्शन में हर पार्टी की एक मुद्दा हो रहा है। आपको बता दें कि त्रिपुरा में कुल 60 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 20 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, लेकिन इन 20 सीटों के अलावा भी कई और सीटें हैं जिन पर कुछ जनजातीय आबादी रहती है। त्रिपुरा की राजनीति में वही सत्ता में आता है जिसे जनजातीय इलाकों में समर्थन मिलता है। और अब त्रिपुरा से चलते हैं छत्तीसगढ़। राज्य में आरक्षण पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अब 32% आरक्षण की मांग को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने सड़क पर उतरने का फैसला किया है। सर्व आदिवासी समाज ने दंतेवाड़ा से राजधानी रायपुर तक पदयात्रा निकालने का ऐलान किया है। ये यात्रा आज शुरू हो चुकी है। खबरों के मुताबिक 380 किलोमीटर की इस पदयात्रा में बस्तर के साथ बालोद और धमतरी के भी आदिवासी समाज के सैकड़ों सदस्य हिस्सा लेंगे। रायपुर पहुंचने के बाद सर्व आदिवासी समाज का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात कर अपनी मांग रखेगा। आदिवासी समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष बेको हुंगा ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अनुसूचित जनजाति को 32% आरक्षण देने का विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया था। राज्यपाल ने बिल पारित होने पर हस्ताक्षर करने की बात कही थी, लेकिन केंद्र सरकार के दबाव के चलते 2 महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए। ऐसे में आदिवासी आरक्षण से वंचित हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 2 दिसंबर को आम राय से 2 विधेयक पारित किए गए हैं, जिनके लागू होने के बाद राज्य की सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में कुल आरक्षण 76% हो जाएगा। और अब बात करते हैं देश में उच्च शिक्षा के बारे में। अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। साल 2014-15 से साल 2020-21 तक देश में उच्च शिक्षण संस्थानों में एसटी छात्रों के नामांकन में लगभग 50% की वृद्धि दर्ज हुई है। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन में ये जानकारी सामने आई। सर्वे के मुताबिक साल 2014-15 में 16.41 लाख एसटी छात्रों को उच्च शिक्षा संस्थानों में नामांकित किया गया था, जबकि साल 2020-21 में ये संख्या बढ़कर 24.1 लाख तक पहुंच गई। यानी एसटी छात्रों के नामांकन में 47% की वृद्धि दर्ज की गई थी। इतना ही नहीं, साल 2020-21 में देश में उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकन में पहली बार 4 करोड़ का आंकड़ा पार हुआ। यानी साल 2020-21 में कुल 4.14 करोड़ छात्र भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों में नामांकित थे। इनमें से एससी के 14.2% छात्र हैं, जबकि 5.8% छात्र एसटी के हैं। वहीं 35.8% ओबीसी से हैं और शेष 42.2% छात्र अन्य समुदायों से हैं। बता दें, शिक्षा मंत्रालय के इस वार्षिक सर्वेक्षण से छात्र नामांकन और देश में उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या का पता चलता है। और आखिर में फिर से चलते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक बार फिर पुलिस कैंप और नक्सली मुठभेड़ को लेकर मामला गर्मा गया है। इस बार अपनी मांगों को लेकर हजारों की संख्या में आदिवासी सड़कों पर उतर आए हैं। उन्होंने नारायणपुर में ओरछा मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। खबरों के मुताबिक शनिवार देर रात से ही हजारों ग्रामीण अपने पारंपरिक हथियार लेकर ओरछा मुख्य मार्ग पर बैठे हैं। खबरों के मुताबिक बस्तर संभाग के इंद्रावती, बीजापुर, ओरछा ब्लॉक सहित करीब 90 गांवों के 7,000 से ज्यादा ग्रामीण इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। ये ग्रामीण 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन मांगों में गांवों में सड़क निर्माण बंद किया जाने, नए पुलिस कैंप को वापस करने, महिलाओं पर पुलिस अत्याचार रोकने, पुलिस पर ब्रहेबेड़ा आंदोलन पर बैठी महिलाओं की नहाते समय वीडियो बनाने का आरोप, मुठभेड़ के नाम पर आदिवासियों की हत्या का आरोप, बस्तर में आदिवासियों के आंदोलन पर हमला बंद करने की मांग शामिल है। आंदोलनरत ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। और अब बारी है एमबीबी पोल की। आज हमने मैं भी भारत के YouTube चैनल पर एक सवाल किया था। सवाल था, आदिवासी भाषा
संस्कृति और स्वास्थ्य के लिए काम करने वालों को पद्म सम्मान देना एक जरूरी और बड़ा काम है। इससे सामाजिक कार्यकर्ताओं और आदिवासी कलाकारों को सम्मान के साथ साथ काम करने की प्रेरणा भी मिलती है। इस सवाल के जवाब में सबसे ज्यादा यानी 91% लोगों ने इससे सहमति जताई है, जबकि 8% लोगों ने माना कि ये केवल दिखावा है। वहीं 1% ने पता नहीं का ऑप्शन चुना। लेकिन हमने ये सवाल क्यों पूछा था? गणतंत्र दिवस के मौके पर केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इसके बाद रविवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के दौरान पद्म पुरस्कार विजेताओं की चर्चा की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि पद्म पुरस्कार विजेताओं की एक बड़ी संख्या आदिवासी समुदायों और आदिवासी समाज से जुड़े लोगों की है। आदिवासी जीवन शहर के जीवन से अलग है, इसकी अपनी चुनौतियां भी हैं। इन सब के बावजूद आदिवासी समाज अपनी परंपराओं को बचाने के लिए हमेशा आतुर रहता है। टोटो, हो, कुई, कुवी और मांडा जैसी आदिवासी भाषाओं पर काम करने वाली कई महान हस्तियों को पद्म पुरस्कार मिल चुके हैं। वहीं सिद्दी, जारवा और ओंगे आदिवासियों के साथ काम करने वालों को इस बार भी पुरस्कृत किया गया है। आपको बता दें, इस बार पद्म पुरस्कारों में मोदी सरकार ने आदिवासियों का खासा ख्याल रखा है। देश के अलग अलग राज्यों के करीब 11 से 12 आदिवासियों को यह सम्मान मिलेगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जब आदिवासी इलाकों में काम करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं के काम को सम्मान मिलता है तो उन्हें अपने काम को आगे बढ़ाते रहने की प्रेरणा और हौसला मिलता है। इसके अलावा आदिवासी कलाकारों, कारीगरों और अपनी संस्कृति के लिए काम करने वाले आदिवासी समुदाय के लोगों को सम्मानित करना भी स्वागत योग्य कदम है। लेकिन आदिवासी भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए संसाधनों की जरूरत भी होती है। इसलिए सरकार को आदिवासी भाषाओं और संस्कृति से जुड़े संस्थानों और संगठनों को संसाधन भी उपलब्ध करवाने चाहिए। अपने तीसरे और आखिरी सेगमेंट में आज आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ के छेरछेरा त्योहार के बारे में। छेरछेरा छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक पर्वों में से एक है। इस दिन अन्न दान मांगने की परंपरा है। राज्य में इस त्योहार को महादान का त्योहार भी कहा जाता है। लोक पर्व छेरछेरा पौष महीने की पूर्णमासी को मनाया जाता है। ये त्योहार धान की फसल घर आ जाने के बाद मनाया जाता है, लेकिन 15 दिन पहले ही महिलाएं गांव-गांव जाकर सुआ नाचती हैं। नाच के बाद धान और पैसे देकर इन महिलाओं को विदा किया जाता है। इस अवसर पर मां अन्नपूर्णा की पूजा भी की जाती है। इसके साथ ही मीठा चीला, गुलगुला समेत अन्य पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं। इसे सबसे पहले अपने घर के इष्ट देव को अर्पित किया जाता है और फिर घर के सभी सदस्य प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इस मौके पर बच्चे और बड़े सभी छेरछेरा मांगने जाते हैं। ये सुबह से ही झोले और बोरियां लेकर निकल जाते हैं और टोलियां बनाकर घर घर जाकर छेरछेरा मांगते हैं। इन टोलियों में मांदर, ढोलक, झांझ, मजीरा बजाने वालों के साथ ही गाने वाले भी रहते हैं। घर घर और गलियों में गाते हुए वे जाते हैं और उन्हें भी सूपा में धान भरकर दिया जाता है। छेरछेरा छत्तीसगढ़ में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाने वाला त्योहार है। और आज के इस बुलेटिन में इतना ही। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मिस कॉल जरूर दें। अगर आप कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और मैं भी भारत के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।